आप देख रहे हैं TNB। पश्चिम बंगाल में इस वक्त सियासत गर्म है। अभी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को नारदा केस की वजह से हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में सीबीआई ऑफिस के बाहर खूब हंगामा किया था। पहले उनकी जमानत की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन सीबीआई ने जब हाईकोर्ट से अपील की तो इन 4 नेताओं की जमानत रद्द कर दी गई है। इसके बाद दूसरे दिन इस पर सुनवाई भी हुई थी और आज भी इस पर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह सुनवाई आज टल गई। और इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे रिपोर्टर जावेद अख्तर ने एडवोकेट सैयद नफीरुल इस्लाम जी, जो कि पैनल में शामिल है, उनसे बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का द नेशनल बुलेटिन में स्वागत है। मैं इस वक्त तोपसिया में हूं और आप जैसा कि जानते हैं कि सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को हिरासत में ले लिया है और ये मामला चल रहा है। पहले रोज़ ज़मानत मिल गई थी, लेकिन उसके 2 घंटे के बाद फिर स्पेशल कोर्ट में सीबीआई ने अपील की और ज़मानत रुकवा दिया, स्टे लग गया। फिर दूसरे दिन उस पर सुनवाई हुई और आज भी उस सुनवाई की बात थी, लेकिन उसे टाल दिया गया है। हमारे साथ एडवोकेट हैं, आप जैसा कि जानते हैं ये वो एडवोकेट है जो पैनल लड़ाई कर रहा है सीबीआई कोर्ट में इस मामले में जो पैनल लड़ाई कर रहा है, उस पैनल में से एक एडवोकेट हमारे साथ है। उनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या वजह है, क्या कारण है कि डिले हो रहा है, ज़मानत नहीं दी जा रही है, जबकि तमाम चीज़ें अगर देखा जाए तो स्मूथली हुई थी। जैसे गवर्नर धनखड़ की मंजूरी से उन लोगों ने अरेस्ट किया, जबकि वही गवर्नर धनखड़ ने उन लोगों को शपथ दिलाया था, मंत्री बनाया था। और इसी तरह कई मामले हैं, इस पर डिटेल हम जानेंगे। हमारे साथ एडवोकेट है। एडवोकेट साहब, पहले अपना थोड़ा डिटेल नाम बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, उसके बाद। सैयद नफीरुल इस्लाम, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, हाई कोर्ट कलकत्ता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। और अब पैनल में है, ये भी थोड़ा बता दें। जी, मैं इस तमाम मामले में मैं भी एक एडवोकेट हूँ। हमारे जो पैनलिस्ट टीम है, अभिषेक मनुस्वामी सुप्रीम कोर्ट से लीड कर रही है और सिद्धार्थ शुक्ला साहब भी है, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब भी शामिल है, कलकत्ता हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट एडवोकेट कल्याण बनर्जी भी शामिल है और भी दीगर एडवोकेट इसमें पैनल में शामिल है। आज सुनवाई होनी थी, आज सुनवाई का दूसरा दिन था, लेकिन आज किसी कारण सुनवाई टल गई और ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की सिचुएशन है, ये हालात है। इंटरनल कुछ बातें हैं जो दर्शकों तक बताना ज़रूर नहीं समझता हूँ, लेकिन जिस तरीके से सोमवार के रोज़ सिटी सेशन कोर्ट बैंकशल में सीबीआई के स्पेशल अदालत ने 4 लोगों को ज़मानत दिया था, इंटरिम बेल दी थी, उसके बाद रात 2 घंटा के बाद जो है तकरीबन 10:30 बजे हाईकोर्ट से ये खबर आती है कि इन बेलों पे एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस अरिजीत बनर्जी के बेंच में इसे स्टे लगा दिया गया है। तो ये सुनकर थोड़ा परेशानी की बात ज़रूर हुई, क्योंकि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ है कोर्ट का, जिस तरीके से याचिका दर्ज की जाती है, एक तरीका है कि अगर आप फाइल कर रहे हैं तो सामने वाले पार्टी को भी जो है कॉपी सर्विस करना पड़ता है अगर आप अपोजिशन में हैं। तो इस मामले में सीबीआई ने हम लोगों को किसी भी तरह का एफिडेविट सर्विस नहीं दिया। ये अगर देखा जाए तो कलकत्ता हाई कोर्ट एपीलेट साइट के अपेंडिक्स रूल 58 रूल 4 के तहत जो कहीं ना कहीं गैर कानूनी है और इस पे जो है एक बहुत बड़ा राजनीतिक दबाव नज़र आ रहा है। यही वजह है कि बुधवार तक जो है इस स्टे को दिया गया था और बुधवार कल तकरीबन 2 घंटा 40 मिनट हमारी पूरी टीम की पैनलिस्ट की मैराथन सुनवाई चली। उधर सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी बातें घंटा भर रखी, लेकिन उनका जो प्रस्ताव था, उनकी जो बातें थी, सिर्फ एक ही बात पे वो अभी भी अड़े हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तकरीबन 6 घंटा तक धरना प्रदर्शन किया है और लॉ मिनिस्टर मलय घटक खुद कोर्ट में बैठे हुए थे। तो ये एक वैलिड रीज़न नहीं है कि आप किसी को डिटेन कर सकते, क्योंकि इस केस में सीबीआई ने उस दिन वर्चुअली चार्जशीट भी शामिल कर दी थी और ये ऐसा हुआ था कि तकरीबन 7 मई की बात बता रहा हूँ। 7 मई को सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सतेंद्र सिंह, जिनका पेज नंबर 3 में खुद लिखा गया कि द इन्वेस्टिगेटिंग इज कंप्लीटेड, जो जांच है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी। उसके बाद 9 तारीख को राज्यपाल से ये अनुमति लेते हैं इन 4 लोगों को हिरासत में लेने के लिए और 10 तारीख को शपथ होता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा राजनीतिक एक गतिविधियों के ज़रिए से इन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार अपने हार को, मुझे लग रहा है, ये मेरी दिल की बात है, मुझे लग रहा है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और नरेंद्र मोदी की सरकार हार चुकी है। कोरोना के भी मामले में जिस तरीके से देश में महामारी बढ़ रही है, उनके पास
सुविधाएं नहीं लोगों तक पहुंचाने की, वैक्सीनेशन की कमी, अस्पतालों में बेड नहीं है, लोग गंगा में बहाए जा रहे हैं, कब्रिस्तानों में जगह नहीं। तो ये तमाम बातों को कहीं ना कहीं एक शेल्टर देना, एक छुपाने का एक आसरा देना, ताकि शारदा मामले को उछालकर लोगों का जहन भटकाया जाए। क्योंकि आप देखिए हर राज्य में जो NGOs हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं। वही काम हमारे शहर के प्रशासक फिरहाद हकीम भी कर रहे थे। तो जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं वो लोग उनको जेल में उठाकर डाल दे रहे हैं। आपको मैं 1989 के केस के बारे में बताता हूँ। पप्पू यादव जी को अपहरण का मामला है, उन्हें 31 साल के बाद लॉकडाउन में लोगों की सेवा करते हुए अरेस्ट किया गया, जबकि उनके पास अरेस्ट वारंट बहुत पहले से थी। अगर वो चाहते तो 5 साल 10 साल पहले अरेस्ट कर सकते थे, अभी क्यों? ये देश में जो मौजूदा हालात है, हुकूमत के खिलाफ जो लोग विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोध की बात है। दिल्ली में भी आप देखिए जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आम आदमी पार्टी के जो काउंसिलर थे, उनके खिलाफ भी ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मामला किया गया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बेबुनियादी साबित किया और उन्हें बाइज्जत बरी भी किया। तो बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि लोग अभी भी कहीं ना कहीं गुमराह हो चुके हैं। गुमराह होने का जो सेंस मैं कह रहा हूँ, लोग उनके मतलब बेबुनियाद बातों पर अमल करने लगे। बहुत सारी बातें कल भी आई हैं कि दिलीप घोष ने एक वीडियो ट्वीट किया और उन्होंने कहा मुझे लॉकडाउन के वक्त, आफान के वक्त काम करने नहीं दिया गया। ये उनके प्रवक्ताओं ने कहा। मेरा जवाब भी उसके विपरीत गया कि अगर उनका वीडियो फुटेज सही है तो फिर जिस तरीके से पिछले साल दिल्ली दंगे के पहले कपिल मिश्रा ने बयान दिया, उसका भी वीडियो फुटेज है। जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जो कि एक मंत्री है कैबिनेट के, उनका भी वीडियो फुटेज है। जिस तरीके से मैथ्यू सैमुअल जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन के कंप्लेनेंट है, डी फैक्टो कंप्लेनेंट, उन्होंने सोमवार के रोज़ शुभेंदु अधिकारी का दोबारा वीडियो फुटेज दर्शकों तक पहुँचाया था, अलग अलग मीडिया, नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया के ज़रिए से। लेकिन अभी तक उन्हें क्यों नहीं हिरासत में लिया गया? तो ये लोगों को जानना ज़रूरी है कि केंद्र सरकार पूरी तरीक़े से ये जो है एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत बगरी बंगाल हुकूमत को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और उनका एक ही मंशा है कि जब तक इन्हें जेल में रखेंगे, लोगों में आक्रोश होगा, लोग वर्गलाएंगे, लोग जो है गलती कर बैठेंगे, दंगा का शक्ल ले लेगा। यही चाहते हैं और यही वजह है कि उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति शासन लगाना ही बैठा हुआ है। और इन लोगों ने जो ममता बनर्जी के नाम FIR किया है, मलय घटक और कल्याण बनर्जी, उसका क्या असर हो? देखिए ये जो FIR, ये बेबुनियादी FIR है, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने CBI की पूरी टीम को, मैं मौजूद था सुबह 10:30 बजे से लेकर रात 2:30 बजे तक, जब तक उन लोगों को जेल में नहीं भेजाया गया था। मैंने देखा है कोलकाता, हम लोगों ने एफिडेविट भी फाइल किया है कलकत्ता हाई कोर्ट में, एफिडेविट भी हमारा लग चुका है, सर्विस भी हो चुकी है। ग्रीन कॉरिडोर पूरी तरीके से उनके लिए उपलब्ध किया गया था। अगर उसके बावजूद भी अगर वो आरोपियों को अगर कोर्ट तक नहीं ले जा सकते तो ये उनकी कमज़ोरी है, क्योंकि CBI कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा प्रीमियर एजेंसी है। और एक प्रीमियर एजेंसी, मैं आपको बता दूं, ये प्रीमियर एजेंसी बना कब? 1963 गुवाहाटी डिवीज़न बेंच का ये ऑर्डर है, तब से जाकर CBI को सबसे बड़ा एजेंसी बनाया गया। उससे पहले CBI इतने बड़े महकमे में नहीं थी। आप देखिए रातों रात तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल YJ दस्तूर साहब, रातों रात वो वर्चुअल अपीयर करते और स्टे लग जाते। क्या है? व्हाट इज दिस? इज दिस नॉट द वायलेशन ऑफ द अपेंडिक्स रूल नंबर 58 ऑफ द अपीलेट सेट ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट? कौन पूछेगा? ये हमें पूछना होगा। मैं लोगों से ये अपील करता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, तमाम बंगाल वासियों से, कि ममता बनर्जी और उनके जितने भी कार्यकर्ता जो बातें कह रहे हैं लोगों के प्रति इस कोरोना काल में, उसका पालन करें। और क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि लोग भीड़ लगाए, लोग आक्रोश करें, लोग पत्थरबाजी करें, दंगे हो, आग जले, वो चाहती है, क्योंकि उनका एक ही मंशा है राष्ट्रपति शासन लगाना। तो मैं आपके इस मीडिया से, आपके प्लेटफॉर्म से अपील करना चाहूँगा तमाम लोगों का कि घर से कम बाहर निकले, ज़रूरत पड़ने पे ही घर से निकले, बिना ज़रूरत का नहीं निकले, बच्चों को बाहर ना जाने दे। अगर बहुत ज़्यादा परेशान है तो आपके आसपास जो NGOs है उनसे मदद ले और लोगों को समझाने की कोशिश करें कि इस वक्त किसी भी तरह का दंगा की तरफ अपना जाए। और एक आखिरी सवाल, वो जजेस जो है उसके बैकग्राउंड कुछ बोल सकते हैं? देखिए जजेस जो है अभी हाल ही में राजेश बिंदल एक्टिंग चीफ जस्टिस है, जो पहले हरियाणा हाई कोर्ट में भी थे, पंजाब में भी थे और जम्मू कश्मीर में भी थे। जम्मू कश्मीर में जब उनकी पोस्टिंग थी तो बहुत सारे विवादित ऑर्डर्स आए हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का क्या मंशा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि कल तकरीबन हमारे जो सीनियर मोस्ट अधिवक्ता थे श्री अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, सांसद भी हैं, उन्होंने तकरीबन 1.25 घंटा मैराथन
सबमिशन दिया, हेयरिंग किया, लेकिन अपोजिशन के जो अधिवक्ता है तुषार मेहता सॉलिसिटर, उनके पास मेरिट पे, केस के मेरिट पे बोलने के लिए अभी भी कुछ उपलब्ध नहीं है। इस मामले को जानबूझ करके खींचा जा रहा है। जितना ज़्यादा डिटेंशन होगा, लोगों के अंदर आक्रोश होगा, लेकिन मगरबी बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, जो अमन शांति वाले लोग हैं, ये चीज़ों को समझते हैं और आगे भी समझते रहेंगे। और कहा जा रहा है कि जो जज एक है वो उनका बैकग्राउंड क्या आरएसएस से। देखिए, ये मैं मीडिया में नहीं बोल सकता हूँ किसका बैकग्राउंड क्या है। ये बातें अगर बंद कमरे में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। ये तो एडवोकेट जो पैनल चल रहा है उसमें ये शामिल है और ये जब से केस शुरू हुआ तब से ये लड़े जा रहे हैं और आज भी वो सारा दिन वहीं थे और कल भी रहे। इनका कहना है जजों का क्या मकसद है, क्या मंशा है, ये समझ में नहीं आ रहा और इनकी तरफ से कोशिश की गई है कि जो मामला इस डबल बेंच में जो है उससे वहाँ से निकाल के किसी और बेंच में ले जाया जाए। और इनका कहना है कि एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, अब देखा जाए फैसला क्या आ रहा है और अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि इन लोगों का क्या हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर हम आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना कि एडवोकेट सैयद नफीरुल इस्लाम ने कहा कि इस मामले को लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है। पहले ज़मानत दी जाती है, फिर ज़मानत को खारिज कर दिया जाता है। उनका मानना है कि मोदी सरकार अपनी हार बंगाल में बर्दाश्त नहीं कर पाई है और कोरोना के वक्त जो नाकामियां सामने आई है, जिसमें वो लोग को पर्याप्त ऑक्सीजन, बेड, दवाइयाँ नहीं उपलब्ध करा पा रही है, इन सब नाकामियों को छुपाने के लिए और लोगों को कोरोना के मैटर से भटकाने के लिए नारदा केस का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है और वो हो रहे हैं। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र चाहती है कि बंगाल में दंगे हो ताकि वो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर सके, लेकिन अंत तक, आखिर तक अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कल भी इस मुद्दे पर कोर्ट में सुनवाई होगी या फिर नहीं। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।